नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं टीजीटी हिंदी फीमेल 2021 DSSB में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसके पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही हमें परीक्षा की सही रणनीति को पहचानने में सहायता करता है और साथ साथ हमें इससे ये पता चलता है कि किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं या किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमारी तैयारी इनके अकॉर्डिंग किस प्रकार से चल रही है। क्या जो हम कर रहे हैं वो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं या उससे अलग कुछ पूछा जा रहा है। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए, इन सभी का एनालिसिस करते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं DSSB टीजीटी हिंदी 2021 का फीमेल में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इंदुमती किस विधा की रचना है? पूछी गई है इंदुमती किस विधा की रचना है। इंदुमती एक कहानी है जो कि किशोरीदास गोस्वामी द्वारा लिखी गई प्रथम मौलिक कहानी 1901 में। कई बार इसका रचना काल भी पूछ लिया जाता है। 1901 ईस्वी किसके द्वारा? किशोरीदास गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई। यह एक प्रथम मौलिक कहानी है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आकाशद्वीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं? इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं ये दोनों। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गई आकाशद्वीप और पुरस्कार का कहानीकार के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी है। इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह हरिऔध जी प्रगतिवादी काव्य धारा का नहीं है। यह एक भारतेंदु युग के कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? मार्कंडे। बढ़ते हैं आगे। दातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? प्रसाद से भी अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बिल्कुल एक एक कवियों को, एक एक तथ्यों को ध्यान से देखते हुए चलना है। किस टॉपिक से या किस कवि से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हम जब सभी प्रश्न पत्रों को करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा टॉपिक अधिक इम्पोर्टेंट है, किससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें उस कवि या उस विषय से संबंधित, उस तथ्य से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा रहे। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन पेपर का करने का उद्देश्य हमारा सिर्फ एनालिसिस करना है। हम वैसे अपनी तैयारी को बिल्कुल टॉपिक वाइज डिटेल से हर एक टॉपिक को उठाते हुए करते हुए चल रहे हैं। जैसे जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, प्रश्न उत्तरों को भी हम साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। फिर हम प्रैक्टिस सेट भी करते हुए चलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। लेकिन वीक में एक क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर करना अति आवश्यक हो जाता है कि सभी हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जितने भी UGC नेट में पूछे गए पेपर है या फिर DSSB में या EMRS के जितने भी हमें TGT PGT संबंधित जो पेपर मिलेंगे, हम सभी पेपरों को इसी तरह वीक में एक पेपर को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं दातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त का पात्र है दातुसेन। अवधी भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कोसली। मैंने भाषा का टॉपिक कराया, उसमें अच्छे से आपको बता दिया था कि ब्रज भाषा को क्या कहा गया, अवधी को क्या कहा गया। तो आप जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्रम वाइज वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या होगी? प्रगतिवादी की समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी होगी। भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर क्या है? यह एक कविता है। बढ़ते हैं आगे। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जयसी जी की, मलिक मोहम्मद जयसी की प्रसिद्ध रचना है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से ही निबंध की शुरुआत मानी गई है और जीवनी की शुरुआत भी मैंने बताया था भारतेंदु युग से ही मानी गई है।
किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है। समाज शैली, व्यास शैली, इनके बारे में मैं आपको एक क्लास में अलग से समझा दूंगी, शैलियों से संबंधित। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यह काशी से प्रकाशित हुआ था। आदिकाल कविता का प्रधान रस कौन सा है? आदिकाल कविता का प्रधान रस वीर है, क्योंकि आदिकाल में अधिकतर रचनाएं वीर रस में लिखी गई है। जितने भी रासो ग्रंथ है वे सभी वीर रस में लिखे गए हैं, लगभग 1-2 को छोड़ करके। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या रहा? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद रहा। पढ़ते हैं आगे। कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 2005 में। इम्पोर्टेंट, मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार कराया था, तब भी आपको ये बताया था कि 2005 वाला कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये पूछा गया है पिछले सालों में। रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? अवधी भाषा की ये रचना है। बढ़ते हैं आगे। तुलसीदास की अवधी भाषा से और ब्रज भाषा से संबंधित रचनाएं है अलग अलग। मैं आपको जब भक्ति काल में तुलसीदास की रचनाएं करवाऊंगी तब आपको अलग अलग बताऊंगी कि ट्रिक के साथ कि कौन सी रचना तुलसीदास की ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधी भाषा में लिखी गई। मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना गया है? तो मनोविश्लेषणवादी कवि कौन रहे? अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र, ये सभी मनोवैज्ञानिक कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो आचार्य केशवदास जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कुछ रचनाएं केशवदास की भक्ति काल की भी हैं। शुद्ध कविता की खोज रचना किसकी है? शुद्ध कविता की खोज जो रचना है 1956 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन रहे? प्रगतिशील लेखक का जो अध्यक्ष है वे प्रेमचंद्र जी रहे 1936 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? देखो भाई, नहीं पूछा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि नहीं और है में कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्यकांत, क्योंकि आप ये देखोगे कि जल्दी पढ़ोगे एग्जाम के प्रेशर से ये पढ़ो छायावाद का प्रमुख कवि, आगे नहीं पढ़ोगे कि कौन है तो आप लगा दोगे, एकदम से निराला को देखोगे, निराला पे टिक करके आगे बढ़ोगे। बिल्कुल चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। निराला जी भी छायावादी कवि रहे हैं, महादेवी वर्मा जी और प्रसाद भी, और चौथे रहे हैं 4 स्तंभों में से पंत जी, सुभद्रा कुमारी चौहान आंसर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कामायनी किस प्रकार की रचना है? कामायनी एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है। अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? मैंने बताया था आपको, भाषा का टॉपिक समझाया था, ब्रज भाषा से संबंधित है ये अंतर्वेदी। बढ़ते हैं आगे। वे स्वर जिसके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई। देवनागरी अंक कितने होते हैं? 9 अंक होते हैं देवनागरी। बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर। मैंने आपको व्याकरण के टॉपिक के अंतर्गत वर्णमाला का टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में अगर ये पूछ लिया जाए स्वर कितने प्रकार के कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं तो कुल 11 होते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो कुल में आ जाए तो ये होती है 13, क्योंकि 2 अयोगवा जो हमारे वर्ण होते हैं वे स्वरों में भी गिने जाते हैं और व्यंजन में भी गिने जाते हैं। अयोगवा के बारे में मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। विद्यापति मूलतः किस भाषा का कवि है? विद्यापति मैथिली भाषा का कवि है। बढ़ते हैं आगे।
प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी बनी 12वीं शताब्दी में। एस स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने वर्णमाला के टॉपिक के अंतर्गत बताया हुआ है। सभी जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान। बढ़ते हैं आगे। कंठ है इसका, ए का उच्चारण स्थान। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। बढ़ते आगे। आपको अच्छे से समझाया हुआ है, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? इनमें बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। कहाँ की है? तो ये पूर्वी हिंदी की एक बोली है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी? तो नागार्जुन जी ने। बढ़ते हैं आगे। किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। अर्धनागरी किस लिपि में विकसित हुई? अर्धनागरी कुटिल लिपि में विकसित हुई। कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? लिपि का टॉपिक अभी मैंने नहीं कराया है, तो अभी जो हमारी जो ये उपभाषाएं चली हुई है, पूर्वी हिंदी का टॉपिक हमारा चला हुआ है, अवधि मैंने करा दिया है। इसके बाद मैं कराऊंगी बघेली और छत्तीसगढ़ी को। उसके बाद जैसे हमारा भाषाओं से संबंधित ये टॉपिक ख़त्म होता है, तो उसके बाद हम पूरे भाषा के अंतर्गत जो तथ्य पूछे जाते हैं परीक्षा में, जैसे देवनागरी लिपि से संबंधित, राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी और मतलब संविधान में भाषाओं का दर्जा, इस प्रकार जो टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिकों को मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? कुटिल लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। बढ़ते हैं आगे। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है? जो जीवा है वो दांतों का स्पर्श करती है। पै को ओठ से बोला जाता है। च भी नहीं, जीवा दांतों को स्पर्श नहीं करती, तालव्य को स्पर्श करती है। और कै तो कंठ से ही बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपके सामने है तय। तय बोलकर देख लो, जीवा दांतों से स्पर्श करेगी। निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निराकरण जो शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निराकरण प्लस निर प्लस आकरण, यानी कि निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? सामान्य अर्थ को जब बोध कराती है वो शब्द शक्ति होती है हमारी अविधा शब्द शक्ति। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा का टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये सभी संज्ञा के भेद होते हैं। बढ़ते हैं आगे। आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? जो आप शब्द है वे किस सर्वनाम का बोध कराता है? तो यह निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। अपने आप जैसे बोलते हैं ना, हरी घर में, हरी घर में है, हरी घर में है, किस वाक्य कारक का प्रयोग हुआ है? इसमें इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? अधिकरण, घर में, यानी कि में, वर्ताने करण को करण से, ये सभी कारक है, उसको आप याद कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अविधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति का प्रयोग है वह कौन सी हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति। गाय दूध देती है वाक्य का प्रयोग बताइए। यह एक सरल वाक्य है। बढ़ते हैं आगे। विशेषण शब्द के पद परिचय में
क्या नहीं बतलाया जाता। विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता, कारक नहीं बतलाया जाता। संहार शब्द का उपसर्ग बताइए। इसमें संहार शब्द का उपसर्ग हो जाएगा सम। जो धातु संज्ञा का या विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती है। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वह नाम धातु कहलाती है। अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अंकुर पर प्लस में इत। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है। इनमें कौन सा अलंकार शब्दालंकार है। श्लेष अलंकार है वह शब्दालंकार है। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं। वाक्य में रेखांकित पद का रूप कौन सा है। यानी कि रेखांकित पद इसमें कौन सा दिया गया है। इसमें मिस्टेक है भाई, गुणवाचक विशेषण बताया गया है। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं। पूरा का पूरा रेखांकित पद है ये इसमें कौन सा विशेषण बताया गया है। यह एक प्रकार से गुणवाचक विशेषण है। बढ़ते आगे। डाकिया शब्द का बहुवचन बताइए। डाकिया शब्द का बहुवचन हो जाएगा डाकिये। मनोगत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। मनोगत का शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा मनय प्लस गत। किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ। प्रतिकूल शब्द में प्रति इसमें उपसर्ग है। बढ़ते हैं आगे। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महिमा में ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रूढ़ और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबंध है। तो यह एक रूढ़ और प्रयोजनवती लक्षणा लक्षणी ये सभी लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित है। लक्षणा शब्द शक्ति के 5 भेद होते हैं। जब मैं शब्द शक्ति बताऊंगी जब मैं आपको तीनों शब्द शक्तियों के बारे में अच्छे से डिटेल से समझाऊंगी। अभिधा व्यंजना और लक्षणा इनके अलग अलग कितने कितने भाग होते हैं। किस प्रकार लक्षणा किस प्रकार वाक्य में शब्द शक्तियों की पहचान की जाती है। क्योंकि शब्द शक्तियों से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में। बढ़ते आगे। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। यह कौन सा वाक्य है। यह एक मिश्र वाक्य है। एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित है। 2 वाक्य मिले हुए इसमें। तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य इनमें थोड़ी थोड़ी पहचान होती है। वो एक क्लास में आपको जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे पूरा संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार जैसे जैसे हमने टॉपिकों में डिवाइड किया हुआ है और आगे बढ़ते जाएंगे। हर एक टॉपिक को मैं डिटेल से और ट्रिक वाइज आपको बिल्कुल समझाते हुए चलूँगी। रेगुलरिटी के साथ आप अगर जुड़े रहोगे तो आपकी कह सकती हूँ कि मैं मतलब अच्छी तैयारी हो जाएगी परीक्षा तक। प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहती हैं। एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप ये देख रहे हो क्वेश्चन बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि आसान पूछे गए हैं। हर बार एक जैसे कोई प्रश्न नहीं आते। मतलब हमें करना तो हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम करना होता है बिल्कुल डेप्थ से और डिटेल वाइज समझते हुए। और जितने को क्वेश्चन आसान है, प्रश्न ये आसान है, उतना ही अधिक कंपटीशन है। आप ये समझ कर चलो कि हमें मतलब कंपटीशन के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। बिल्कुल कितना कंपटीशन है और मतलब कड़ी मेहनत करनी है। अपनी तरफ से बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है। चाहे पे एग्ज़ाम आसान आए या कठिन आए, इस पर ध्यान नहीं देना है कि किस प्रकार का एग्ज़ाम आएगा। जो टॉपिक हमें करने हैं वे बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। शक्ति को क्या कहते हैं, सॉरी भाई। प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं। तो
क्या कहते हैं इसे? शब्द शक्तियाँ ही कहते हैं। शब्द शक्तियों से भी देखो काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य कितने भेद होते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य 6 भेद होते हैं। मैंने 5 बताए थे, सॉरी भाई, पिछले उसमें। तो कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। 2 आँख से देखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। 2 आँख से देखना कौन सा अर्थ हो जाएगा? यह एक भेदभाव करना हो जाएगा। 2 आँख से देखना यानी कि भेदभाव करना। रूढ़ा और प्रयोजनावती किस शब्द शक्ति के भेद होते हैं? ये दोनों के दोनों लक्षणा शब्द शक्ति के भेद होते हैं। धरती से खिलाए है जलवंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। धरती ने खिलाए है जलवंत लाल लाल, तो यह एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि लाल लाल जो ये शब्द है 2 बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? कौन सी जो भाषा है 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? अंग्रेजी जो भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। पढ़ते हैं आगे। अंधे के आगे रोने का अर्थ बताइए। अंधे के आगे रोने का अर्थ है व्यर्थ प्रयत्न करना। यदि किसी व्यक्ति की उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? केवल अंग्रेजी में। उच्चतम न्यायालय में। भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? जो भारतीय जो संविधान में राज्य की जो भाषा है वह कौन सी अनुसूची में? अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसका 8वीं अनुसूची में। सभी भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित की गई है भारतीय संविधान में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? अभी ये भाषा से संबंधित तीनों प्रकार के ही एक ही तथ्य के अंदर 3 तरह से प्रश्न पूछ लिए गए। तीनों को अलग अलग बना दिया गया है। पॉइंट बनता है कि भारतीय संविधान में राज्य की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं हैं। तो तीनों क्वेश्चन पूछ लिए गए कि इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, या कितनी भाषाएं हैं, या किस अनुसूची में है। तो बिल्कुल हर एक तथ्य को ध्यान से करते हुए चलना है, क्योंकि हमारे एक पॉइंट से ही कई प्रश्न निकल कर सामने आएंगे। लकीर का फकीर होना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। लकीर का फकीर होना परंपरा का अनुकरण करना। बढ़ते हैं आगे। अंधेरे का चिराग का अर्थ बताइए। अंधेरे का चिराग होता है इकलौता पुत्र। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका उपयुक्त अर्थ? परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, यानी कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी कि परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती हैं। दिए गए विकल्पों में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके? यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति से ही किसी राज्य का राज्यपाल ही करता है यह। बढ़ते हैं आगे। अंकुश रखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। अंकुश रखना का सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा बंधन रखना। भारत के संविधान में किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? राजभाषा संबंधित प्रावधान किस भाग में है? 70वें भाग में। बढ़ते हैं आगे। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य के क्षेत्र में बोली जाती है? यह जम्मू और कश्मीर की प्रांत की भाषा है। पत्थर पर घास जमाना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? ना होने वाले कार्य को कर देना। यानी पत्थर पर कभी घास पैदा होती है, वो तो मिट्टी में ही घास उगती है, लेकिन पत्थर पर जो उगा देता है वो वही है, एक
तरह से न होने वाले कार्य को कर देना। जबरा मारे रोने ना दे, जबरा मारे रोने ना दे सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1963 ईस्वी में पारित किया गया। बढ़ते हैं आगे। अरहर की टट्टी गुजराती ताला का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो यह हो जाएगा सामान्य वस्तु को बहुत बड़ी हिफाजत रखना। आगे भैया ये थोड़े से ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको देख करके पढ़ करके इसके क्वेश्चन कर सकते हो। पैराग्राफ को हम यहाँ पर थोड़ा स्किप कर देते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और रह जाते हैं हमारे लिटरेचर से संबंधित, उनको देख लेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आ गए भाई 10, क्योंकि टीजीटी हिंदी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीजीटी हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSSB के अंदर। और ये हमारे EMRS में भी टॉपिक दिया हुआ है, EMRS में भी पूछे जाएंगे इस तरह के से प्रश्न पीजीटी हिंदी में, और DSSB TGT PGT दोनों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। EMRS और DSSB का लगभग हिंदी का सिलेबस सेम है बिल्कुल। हमें एक एक टॉपिक को उठाते हुए उनको डिटेल से करते हुए समझते हुए चलना है। जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों के समान तत्व या घटक होते हैं तो वहाँ सीखने के हस्तांतरण की कौन सी सुविधा होती है? यह एक सकारात्मक स्थानांतरण है। भाषा लिखने के लिए कौन सी प्रणाली है जिसमें ग्रेफम यानी लिखित प्रतीक भाषा की महत्वपूर्ण बोली जाने वाली ध्वनि से मेल खाते हैं? तो यह हो जाएगा स्वर्णिम लिपि। बढ़ते हैं आगे। मेट्रोनिमिक क्या है? मेट्रोनिमिक क्या है? ये है माता के नाम पर चल रहा परिवार का नाम। छात्र कार्य का उद्देश्यपूर्ण संगठित व्यवस्थित संग्रह जो विशिष्ट क्षेत्रों में छात्र के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि की कहानी बताता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ये आपको पढ़ा होगा जब आपने साइकोलॉजी पढ़ी थी, पेडागोजी पढ़ी थी, उसके अंतर्गत पोर्टफोलियो से संबंधित एक चैप्टर है, उससे मैं देखा होगा आपने। इसमें कौन सा अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं है? गेस्टाल्ट का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो नहीं पूछा हुआ, ध्यान से रखना है। इसमें सभी गेस्टाल्ट के सिद्धांत कई है, तो आपको बिल्कुल इनसे जो जिस प्रकार पर ये प्रश्न पूछे गए हैं ये आपको समझ लेना है कि ये किस टॉपिक से उठाए गए हैं। उन्हीं टॉपिक को आपको क्लियर करते हुए चलना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। खेलने का जो नियम है वो गेस्टाल्ट से सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नागी ने ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जो विकलांगता को 3 अन्य विशिष्ट फिर भी परस्पर संबंधित अवधारणाओं से अलग करता है, जो निम्नलिखित में से सभी है सिवाय एक के। यानी कि ये सीधा ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो नहीं है ऐसे देख लेंगे। तो सक्रिय पैथोलॉजी है, क्षीणता भी है और कार्यात्मक सीमाएं भी है, इनमें नहीं है। अपवाद अवसाद नहीं है, अवसाद। बढ़ते हैं आगे। भाषा कक्षा में डैश का प्रयोग करने का अर्थ है शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य। शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य, इनमें से कौन सा है ये देख लेंगे कि रियलिया जो है वो
इसमें आ जाएगा कि भाषा कक्षा में रिएलिया का प्रयोग करने का अर्थ शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी लक्ष्य और उद्देश्य है। बढ़ते हैं आगे। शोध से पता चलता है कि छात्र की वर्तनी क्षमता सीधा डैश योग्यता से संबंधित है। किस शोध से पता चलता है? अध्ययन से। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा साहित्य में नाटक का प्रकार नहीं है? इनमें नाटक का ये पूछा हुआ है कि नाटक का कौन सा प्रकार नहीं है। कॉमेडी भी है, अति नाटक यानी मेलोड्रामा भी है, त्रासदी तो है ही, तो आंसर हो जाएगा रोमांस। रोमांस इसमें से नाटक का प्रकार नहीं है। यह एक कविता का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दुर्बलता का लक्ष्य है? दुर्बलता का जो लक्षण है ये कौन सा दे रखा है इसमें? सत्य बोलने में कठिनाई। सतत बोलने में कठिनाई यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से बिना अटके बोलने में कठिनाई जो होती है, यह एक दुर्बलता का वाक दुर्बलता का लक्ष्य है। भाई वाक बोलने का जो दुर्बलता आ जाएगी, बाधक बनता है, उसका लक्षण दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम टीजीटी हिंदी में पूछे गए सब्जेक्ट रिलेटेड 100 क्वेश्चनों को देख लिया है। कम समय में हमने अधिक प्रश्नों को कर लिया है। इसी तरह जल्दी जल्दी हम जितने भी हमें प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जितने वीक में कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो हम करते हुए चलेंगे। इस प्रकार से हमारी तैयारी टीजीटी पीजीटी हिंदी DET+B और EMRS को टारगेट बनाते हुए हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी और परीक्षा तक हम संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को भी कंप्लीट कर लेंगे और प्रैक्टिस सेट को भी हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।